नमस्कार, मैं हूं अनामिका गिरी। मिड डे एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष के सांसदों के हंगामे और विरोध प्रदर्शन की वजह से आज 49 और सांसद निलंबित कर दिए गए हैं। इस तरह से संसद से निलंबित हुए सांसदों की संख्या 141 हो गई है। इसके साथ ही लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। वहीं निलंबित किए गए सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र की कार्यवाही में हिस्सा लेने से भी वंचित कर दिया गया है। लोकसभा में सुप्रिया सूले, मनीष तिवारी और शशि थरूर, मोहम्मद फैजल, कीर्ति चिदम्बरम, संदीप बंदोपाध्याय, डिंपल यादव और दानिश अली सहित कई विपक्षी सांसदों को संसद के शेष शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि संसद के अंदर तख्तियां नहीं लाने का निर्णय लिया गया। हाल में चुनाव हारने के बाद हताश के होने के कारण ऐसे में वे कदम उठा रहे हैं। यही कारण है कि हम एक प्रस्ताव जो कि है सांसदों को निलंबित करने का प्रस्ताव उसे ला रहे हैं। मोदी शाही मुर्दाबाद। तमिलनाडु के दक्षिणी जिले बाढ़ जैसे हालात से जूझ रहे हैं। दरअसल इन जिलों में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश हो रही है। इससे कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। तमिलनाडु में बारिश और बाढ़ के चलते पैदा हुए हालातों में 3 लोगों की मौत हो गई है। तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में कई जगहों पर रविवार को 525 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके चलते थूथुकुडी में बाढ़ से आम जनजीवन बुरी तरह से त्रस्त है। मौसम विभाग के ताजा अनुमान ने बाढ़ से जूझ रहे लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में वायुसेना के हेलीकॉप्टर से खाने के पैकेट और अन्य जरूरी सामान गिराए जा रहे हैं। दरअसल मौसम विभाग ने कहा है कि मंगलवार को भी यानी आज के दिन भी तमिलनाडु के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। भारी बारिश से तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में ट्रेन यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कई स्टेशनों पर पानी भर गया है। ट्रेन सेवाएं बाधित होने और बारिश होने की वजह से तिरुचेदूर और आपको बता दें कि तिरुनेलवेली स्टेशन के बीच चलने वाली एक ट्रेन में 800 यात्री फंस गए हैं, जिन्हें स्थानीय जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की मदद से सुरक्षित जगहों पर ले जाने की तैयारी की जा रही है। एनडीआरएफ ने बताया कि उसकी 2 टीमें फंसे हुए रेल यात्रियों को पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं। संभल के समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद ने बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मायावती अगर बीजेपी से दूरी बना ले तो इंडिया गठबंधन में उनका स्वागत है। संभल समाजवादी पार्टी में कैबिनेट मंत्री रहे एवं वर्तमान में संभल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद ने एक बार फिर इंडिया गठबंधन के लिए दलित बहुत जरूरी है शब्द का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा है कि वह आज भी अपने बयान पर कायम है। अगर केंद्र से भाजपा को हटाना है तो दलितों को आगे लाना ही पड़ेगा। हालांकि उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दलित पीएम के तौर पर इंडिया गठबंधन की ओर से उतारने की बात कही थी। वहीं उन्होंने सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव के सुर में बोलते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के लिए मायावती जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि मायावती हमेशा से बीजेपी के लिए नरम रुख अपनाती रही हैं, लेकिन अगर वो बीजेपी से दूरी बना ले तो इंडिया गठबंधन में उनका स्वागत है और अगर मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगी तो इससे देश मजबूत होगा, इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलेगी। पहले भी कह चुके हैं कि मायावती जी जो हैं वो बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं। उन्होंने कई बार तो ऐसा किया कि जहां समाजवादी पार्टी जीत रही हो वहां बीजेपी को जिताने का काम करे, अपने कार्यकर्ताओं से कहा है। अब हमारे राष्ट्रीय महामंत्री ने जो कहा है वो सही है। अगर वो दूरी बनाएं और ये कहें कि हाँ मेरा बीजेपी से कोई वो नहीं और हम गठबंधन में शामिल होंगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा रहेगा और देश के लिए, देश की जनता के लिए ये अच्छी बात रहेगी। देखिए, जो मेरे मन की भावना थी वो मैंने उसको बताया था। इस चीज़ का फैसला तो सारी पार्टीज मिलकर जो
गठबंधन बना है, उस गठबंधन के ही हमारे नेताओं को करना है। और देश के अंदर अगर कोई दलित समाज से कोई प्रधानमंत्री बनता है तो देश की आज़ादी के बाद पहला ऐसा प्रधानमंत्री होगा। मैंने बताया ना आपको कि ये फैसला तो ये जब हमारी मीटिंग्स होंगी इंडिया गठबंधन की, उसमें आएगा। अब उससे ये तो बड़ा अजीब सवाल है, अभी वक्त से पहले कैसे कहा जा सकता है कुछ भी। ये तो समय आने पे, अभी तो वो हमारे गठबंधन। बाराबंकी में गृह प्रवेश के कार्यक्रम के बाद वापस घर लौटते समय कार को तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने सामने से जोरदार टक्कर मारी है। टक्कर के बाद कार कई बार पलटते हुए सड़क के किनारे बीच तालाब में जा गिरी। करीब 1 घंटे तक तालाब के अंदर कार में फंसे कार सवार मदद के लिए चिल्लाते रहे, चीखते रहे। 40 वर्षीय मां नीलम और 10 वर्षीय बेटे अमन की कार के अंदर ही मौके पर मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची रामनगर पुलिस ने कार सवार मृतक मां बेटे को अन्य गंभीर लोगों को अस्पताल पहुंचाया। जिला अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया इलाज के लिए, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। और रामनगर कोतवाली क्षेत्र में स्थित चंदनापुर से रानी बाजार एक गृह प्रवेश में आए थे ये लोग, और रामनगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत स्थित अंबिका स्कूल रानी बाजार के निकट की ये पूरी घटना है। स्कूल के पास दुर्घटना में जिसमें हमारे ट्रॉमा सेंटर में 2 मृत आए और 7 लोग आए हैं घायल चोटिल अवस्था में, जिनमें से जो अति गंभीर थे उनमें से 3 को हमने प्राथमिक उपचार करने के उपरांत उनको आगे की स्थिति के लिए ट्रॉमा सेंटर लखनऊ BGMC रिपोर्ट कर दिया है। बाकी सारे पेशेंट स्टेबल हैं और 2 मृतक है जिनकी बॉडी जो है सपना में रखवा दी गई है। रामनगर थाना क्षेत्र में एक गृह प्रवेश से लौटते समय एक ही परिवार के कुछ लोग जो वैगन आर गाड़ी में बैठे हुए थे, जिस साइड से आ रहे थे, अचानक गाड़ी एक तालाब में चली गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इनको जब हॉस्पिटल लाया गया तो इसमें से लगभग आधा दर्जन लोग घायल हैं जिनका इलाज हो रहा है, और 2 कैजुअल्टी हुई, जिसमें 10 साल का एक बच्चा है और उसकी माँ है। ये दोनों कैजुअल्टी हुई है। घायलों का इलाज हो रहा है। इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। यूपी के जालौन में बकायेदारों से वसूली करने गए बिजली विभाग की टीम पर दबंगों ने हमला बोल दिया है। इस दौरान दबंगों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट भी की है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वहीं इस घटना की शिकायत बिजली विभाग के कर्मचारियों ने पुलिस को दी। पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। मामला जालौन के कुंठो दढ़ो थाना क्षेत्र के आने वाले ग्राम शंकरपुर का है। बिजली विभाग के अपर अभियंता नवीन अग्रवाल और उनकी टीम के द्वारा एक मुश्त समाधान योजना के अंतर्गत विद्युत कैंप लगाया गया था। शिविर के जरिए उन उपभोक्ताओं को राहत दी जा रही थी जिन्होंने बिजली बिल जमा नहीं किया था। यहां आकर राहत लेकर बिल जमा कर सकते हैं। साथ ही बिजली विभाग उन बकायेदारों का भी कनेक्शन काट रही थी जो बिल जमा करने में रुचि नहीं दिखा रहे थे। अरे भोसड़ी का मंदावे बात कर लियो बता रहे इन पर बात करो यार, मैं छोड़ दो, बहुत जल्दी बता रहा हूं तुझको। मैं नवनीत अग्रवाल, अवर अभियंता कुठौन। आज ग्राम शंकरपुर में विद्युत कैंप का आयोजन किया गया था। उसमें विद्युत बकायेदारों से योजन काटे जा रहे थे। इसमें विद्युत बिल बकायेदार श्री अमर सिंह हैं, उनका 80,000 रुपये बकाया था। उनका कनेक्शन काटने के लिए मैं स्वयं अपनी टीम के साथ उनके दरवाजे पे गया और उनको बिल जमा करने के लिए कहा गया, जिसको लेके उनके द्वारा गाली गलौज की गई। तो उनसे गाली गलौज करने से मना किया गया, परंतु उनके द्वारा मारपीट चालू कर गई। हमारे साथ में हमारे लाइनमैन श्री सत्येंद्र सिंह के द्वारा उनके द्वारा मारपीट की गई है। लात घूस से उनमें मारे गए हैं और फावड़ा उठाकर जान से मारने की कोशिश भी की गई है। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है, सनम श्री रामस्वरूप। मैं ग्राम कुठौन का रहने वाला हूँ। मैं अपने जेई साहब के साथ चेकिंग पे गया था। उस समय जेई साहब का आदेश हुआ, उनका बकाया 80,000 था। जेई साहब के आदेश पर मैंने उनकी कटिया काटने की कोशिश की तो उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी। जब मैंने वो गाली देने लगी तो मैंने इनका मना किया कि आप गाली मत दीजिए, तो उन्होंने तुरंत मेरे ऊपर हाथापाई कर दी और फड़ुआ लेके मुझे जान से।
आईपीएल की नीलामी पहली बार विदेश में होगी। मल्लिका सागर आईपीएल में बोली लगाने वाली पहली महिला होंगी। आईपीएल 2024 को मिनी बोली में देश और विदेश के कई क्रिकेटरों की किस्मत खुलने जा रही है। दुबई में होने वाली बोली में नीलामी में 10 टीमें 262.95 करोड़ रुपए की राशि दांव पर लगाएंगे। इस राशि के दम पर ये टीमें बोली के लिए उपलब्ध 333 क्रिकेटरों में से 77 उपलब्ध स्थानों को भरने की कोशिश करेंगे। निगाहें गुजरात टाइम्स पर होंगी। उसे मुंबई इंडियंस से चले गए हार्दिक पांड्या की जगह भरनी है और सबसे ज्यादा राशि भी 38.15 करोड़ रुपए उसके पास बची है और सबसे ज्यादा 12 स्थान कोलकाता नाइट राइडर्स को भरने हैं। उसके पास गुजरात के बाद सबसे ज्यादा 32.7 करोड़ रुपए बचे हैं। वहीं 10 टीमों में सबसे कम राशि लखनऊ के पास है जो कि 13.2 करोड़ रुपए है। जब कुछ गुजरने की ललक हो तो कोई भी काम असंभव नहीं होता। एटा जैथरा विकास खंड की ग्राम पंचायत गढ़ी रोशन की कुकराया रतनपुर गांव में एक गौशाला संचालित है। इस गौशाला से जिले के सभी गौशाला संचालकों को सीख लेने की जरूरत नजर आ रही है। ग्राम पंचायत में संचालित अस्थायी गौशाला में करीब 115 गौवंश रहते हैं। गौशाला में गायों के रहने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। इस हाईटेक गौशाला में गायों के रखरखाव के लिए हीटर, बड़ी मात्रा में बल्ब और गौशाला को नहाने के लिए, गौवंशों को नहाने के लिए एक अलग से तालाब बनाए गए हैं। खाने के लिए जानवरों को बादाम भी दिया जाता है और आपको बता दें कि हरा और सूखा चारा भी साथ में दिया जाता है। सीसीटीवी कैमरे बाकायदा लगे हुए हैं। साथ ही आधा दर्जन से अधिक सोलर लाइटों से रात के समय गौशाला का परिसर सफेद दूधिया रोशनी से नहाता हुआ नजर आता है। गढ़ी रोशनी ग्राम पंचायत की ये गौशाला जनपद की शीर्ष गौशाला की श्रेणी में रखी गई है। अंदर तिरपाल वगैरह रखी है। हमने व्यवस्था कर रखी है, हरा चारा है और सूखा चारा भी है, दाना भी है और अजोला भी है, नेपियर भी है। तो ये अजोला क्या है? ये अजोला है, इसमें ताकतवर है। ये खाती है गाय तो ताकत बढ़ती है। ग्राम पंचायत गढ़ी रोशन कुकरा रतन पर भी ये अस्थायी गौशाला आश्रय स्थल है। यहाँ पे भूसा, हरा चारा और दाना सारी व्यवस्था उपलब्ध हैं। अपने यहाँ 3 केयर टेकर हैं। अभी मौजूदा हालत में गैया करीब 115 करीब हैं और यहाँ आसपास लोग और छोड़े जाते। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी में से एक नफीस बिरयानी की न्यायिक अभिरक्षा में नैनी सेंट्रल जेल में मौत हो गई है। तबीयत खराब होने पर 17 दिसंबर यानी रविवार को शाम को उसे SRN हॉस्पिटल में भेजा गया और जेल प्रशासन के द्वारा उसे दाखिल कराया गया हॉस्पिटल में, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। चिकित्सकों के अनुसार प्रथम दृष्टया यानी FIR में हार्ट अटैक से मृत्यु होना बताया गया था। और आपको बता दें कि उमेश पाल तिहरे हत्याकांड में अपराधी नफीस बिरयानी को 22 नवंबर 2023 को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया था। उस पर आपको बता दें 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। वहीं उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों में से एक नफीस बिरयानी की मृत्यु के बाद SRN अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर SP सिंह ने बयान जारी किया है। देखिए, जिस समय उनको दिन में लगभग 11 साढ़े 11 के बीच में उनको ले आया गया था इमरजेंसी टीम ने देखा तत्काल उस समय, तो उसी समय जब आए थे उनको सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। रेस्पिरेटरी रेट लगभग 60 पर मिनट था, उसका रेस्पिरेटरी रेट काफ़ी ज़्यादा था, ब्रेथलेसनेस थी और उनका उस समय देखा BP देखा गया, ब्लड प्रेशर बहुत कम था, बहुत डाउन था, 70 मिलीग्राम मरकरी था। तत्काल उनको फिर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट ICU में तुरंत एडमिट कराया गया था इमीडिएटली और वहाँ पर सीनियर डॉक्टर्स मौजूद थे उस समय और पूरी टीम ICU में वैसे भी 24 आवर्स मॉनिटरिंग होती, 24 आवर पूरी टीम रहती है। देखा गया ECG देखा गया, तभी उसको और एंजाइम टेस्ट किए गए
और उससे कन्फर्म हुआ कि उनको सीवियर एमआई हुआ था। और साथ में इसके बाद उनको लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर भी था, कार्डियक फेल्योर, जिसके कारण पल्मोनरी एडमा था। इसी कारण से उनको सांस लेने में प्रॉब्लम थी। ऑक्सीजन सैचुरेशन भी बहुत कम था, ऑक्सीजन सैचुरेशन मात्र 70% था। और ब्लड प्रेशर की दवाई, फिर इस पूरा ट्रीटमेंट पूरी टीम के द्वारा सब मेरी लगातार मेरी बात हो सभी से हो रही थी। कार्डियोलॉजी से 2-3 हमारे कार्डियोलॉजी अलग सभी से बात हुई, तो उसमें कोशिश किया पूरी तरह से कि ब्लड प्रेशर किसी से मेंटेन हो। ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑक्सीजन देने के बाद उनका 80-85% तक पहुंचा था। इसके बाद भी देर रात तक उनको ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होने लगा, तो उनको बाईपैप सपोर्ट पे रखा गया। अल्टीमेटली फिर उनको 12 बजे के आसपास उनको वेंटिलेटर सपोर्ट पे रखा गया। और पूरी टीम अपनी पूरी कोशिश किया, क्योंकि आईसी वहाँ इंटेंसिव के यूनिट में तो ऑलरेडी सभी लोग उसमें मौजूद रहते हैं। बलरामपुर के हरैया सतघरवा क्षेत्र के किसानों को सिंचाई उपलब्ध कराने और जंगली जानवरों को पानी पीने के उद्देश्य से वर्ष सिंचाई विभाग द्वारा खैरमान जलाशय का निर्माण कराया गया था, लेकिन सिल्ट सफाई न होने से जलाशय का लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। क्षेत्रीय किसानों ने बताया कि खैरमान जलाशय के सिल्ट की सफाई कभी नहीं हुई है। सिंचाई विभाग के द्वारा प्रति वर्ष नहर की सफाई कराई जाती है, लेकिन जब जलाशय से पानी ही नहीं है जलाशय में, तो फिर नहर की सफाई का क्या मतलब बनता है। किसानों का आरोप है कि विभाग द्वारा ट्रैक्टर रोटावेटर से नहर की जुताई कर दी जाती है और बजट जो आता है उसका आपस में ही बंटवारा कर लिया जाता है। करीब 6 वर्ष से जलाशय में पानी न होने के कारण फसलों की सिंचाई नहीं हो पा रही है। पानी हम 4-5 साल से नहीं रहा थे। हाँ यही से हम लोग किया जाते थे, तो अभी हो के नहीं हो पाओ थे कुछ, तो अब का कहेंगे। एक सिल्ट सफाई कई बार आवा है, लेकिन नहर सफाई के छोड़ देते हैं। हाँ और यह है कि 5 साल या हटते उसा लगवाए रहे, तो तरफ मंडा उठाई, बस अतरे में देखा जाए कि एक बूंद पानी नहीं है। अच्छा, क्या वजह है किसमें पानी नहीं रहता? पानी पटेगा, इसी वजह से नहीं रहते, या खुदान नहीं कराओ। जालौन के कोंच नगर में अवैध मिट्टी खनन का कार्य लगातार फल फूल रहा है। बेखौफ मिट्टी खनन माफिया अपने कार्य को अंजाम देते रहते हैं। इस बेखौफ और दबंगी के पीछे कुछ तो हेरा फेरी जरूर है, जिसमें स्थानीय प्रशासन हो या फिर पावरफुल दबाव कार्य करता हो। रात दिन हो रहे अवैध खनन पर जनपद जालौन के उच्च अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन की नजरों से बच नहीं सकते। हम बता दें कि प्राप्त जानकारी के अनुसार उरई कोच रोड पर सूर्यास्त के बाद से ही दर्जनों ट्रैक्टर भरते हुए देखे जा सकते हैं, जिनकी इतनी अधिक स्पीड होती है कि अगर कोई व्यक्ति या वाहन उसके सामने पड़ जाए तो दुर्घटना होना तय है। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अवैध खनन पर शिकंजा कसने के लिए लगातार निर्देश जारी किए जाते हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी सरकार के आदेश को चूना लगाते हुए जांच की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। तो मुझे सूचना प्राप्त हुई कि शहर के विभिन्न मार्गों पर बिना नंबर के कुछ ट्रैक्टर मिट्टी का परिवहन कर रहे हैं। सूचना प्राप्त होते ही मैंने थानाध्यक्ष को निर्देशित किया और थानाध्यक्ष ने अपनी टीम लगा दी है। इनके विरुद्ध भी इन्फोर्समेंट कार्रवाई जैसे पहले की गई इस बार भी की जाएगी। देश में कोरोना वायरस के नए सब वेरिएंट JN1 के आने से चिंता बढ़ गई है। विशेषज्ञ डॉक्टर और माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट की टीम इस वेरिएंट पर गंभीरता से काम कर रही है। शुरुआती जानकारी में जो बात निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक ये वेरिएंट आरंभ में ज्यादा खतरनाक तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये अपना रंग बदल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि वायरस लगातार अपना रंग बदल रहा है। WHO के मुताबिक JN1 वेरिएंट कोरोना के BA.2.86 का सब वेरिएंट है। देश में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने के बाद ये सवाल उठ रहा है कि बच्चे, बुजुर्ग और गंभीर रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों को मौजूदा वेरिएंट से कितना खतरा हो सकता है। क्या देश में एक बार फिर से कोविड पॉजिटिव को आइसोलेट किया जाएगा और क्या आने वाले दिनों में मास्क पहनना अनिवार्य होगा? वहीं अब तक कोविड के 335 मरीज सामने आ चुके हैं। केरल में एक महिला को JN1 की पुष्टि भी की गई है। कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक को देखते हुए
केंद्र सरकार ने राज्यों को एडवाइजरी भी जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश में सांडों का आतंक जारी है। घटना हरदोई के पाली थाना क्षेत्र के कछलिया गांव की है, जहां राजेश्वर गुप्ता नामक एक किसान ने मवेशियों को अपने खेत के तरफ आते देखा। ऐसे में अपने खेत की रखवाली करने के लिए राजेश्वर ने मवेशियों को खदेड़ने का प्रयास किया। तभी कुछ सांडों ने राजेश्वर पर हमला कर दिया, जिससे राजेश्वर की मौके पर ही मौत हो गई।